हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को निरंतर रूप से जारी रख रहे होंगे। कल हम पिछली क्लास में हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा था। जो नॉर्मल चंबल नदी से संबंधित जो भी फैक्ट है वो हमने पढ़ने का प्रयास किया था। आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चंबल नदी। तो चंबल नदी के अगर हम आगे चर्चा करें, चंबल नदी के बारे में हमारे पास जो अगली विशेषता आती है वो इसकी सहायक नदियों से संबंधित आती है। सहायक नदियों को समझने के लिए हमें इस चार्ट के ऊपर हमें वापस अपना ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमारा ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो ये देखिए, बामनी हो जाएगी, बामनी हो गई, ये जिसकी सहायक नदी है। फिर ये जो गुंजाली है ये भी इसकी सहायक नदी के अंतर्गत आएगी। फिर ये घोड़ा पछाड़ नदी ये भी चंबल की सहायक है। मांगली हो गई, जो कुराल नदी है वो हो गई, मेज नदी हो गई, ये सब किसकी सहायक है? ये सब है चंबल नदी की सहायक आती है। ये जो बनास है ना, ये भी किसकी सहायक हो जाएगी? ये भी सहायक हो जाएगी चंबल नदी की ही। बनास हो गई, सीप हो गई। फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्वती नदी हो गई। ये जो अजनार नदी है वो, घोड़ा पछाड़, ये परवन हो गई। फिर ये काली सिंध है हमारे पास, आहू है, ये सब क्या है? ये क्षिप्रा है। ये सब क्या है? ये सब इसकी जो है सहायक नदियां हैं। अगर हम इनको एक व्यवस्थित चार्ट के रूप में अगर बनाने का प्रयास करें, इसकी मुख्य मुख्य जो सहायक नदियां आती है वो आती है, पहला नाम हम लिखते हैं चंबल की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। किसकी सहायक नदियां पढ़ रहे हैं? हम लोग चंबल की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। तो चंबल की सबसे पहले एक नदी आती है जिसका नाम आता है बामनी नदी। कौन सी नदी? बामनी किसकी सहायक है? चंबल की। अगर हम बामनी में अगर सहायक नदियां देखें तो बामनी की एक भी सहायक नदी नहीं आती है। फिर अगर हम आगे चर्चा करें, क्या करें अगली, अगर हम सहायक नदी की बात करें तो अगली जो हमारी सहायक नदी आती है वो आती है मेज नदी। कौन सी नदी? मेज नदी। ये जो मेज नदी है ये किन दो धाराओं से बनी हुई है? अगर हम इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करें तो ये जो मेज नदी है ये कुराल और मांगली, क्या कौन कौन सी दो धाराएं आती है? कुराल और जो मांगली है ये इसकी सहायक नदियां है। कुराल और मांगली जाके मेज में मिलती है, और ये जो मेज है ना, ये आगे जाके मिलती है, किस में मिलेगी? मेज नदी है वो मिलेगी चंबल नदी में मिलेगी भैया, चंबल में। फिर आगे अगर हम देख के तो हमारे पास एक नदी आती है जिसका नाम आता है पार्वती नदी। ये पार्वती नदी है, ये भी किसकी सहायक है? ये सहायक है चंबल की। पार्वती नदी चंबल नदी में कहाँ पे मिलती है? तो हमने चर्चा की थी पलिया, जो कि सवाई माधोपुर में जगह पड़ती है, वहाँ पे जाके ये चंबल नदी में मिल जाती है। फिर अगर हम देखें कि पार्वती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो पार्वती है भाई, तो क्या है? रेतीली हो गई, अंधेरी हो गई, क्या क्या नाम है? रेतीली, अंधेरी, बैंथली, क्या नाम है? बैंथली। ये सब किसकी सहायक है? ये सब पार्वती नदी की सहायक नदियां है। फिर और अगर हम देखें तो बिलास भी किसकी सहायक है? पार्वती की सहायक है। लहासी, ये सारी की सारी लगभग 12 जिले में ही पार्वती में मिल जाती है। हमने क्या क्या चर्चा की है? हमने चर्चा की है रेतीली, अंधेरी, बैतली, बिलास, लहासी, डुबराल, क्या नाम मिलता है? डुबराल नदी है वो भी पार्वती की ही सहायक नदी है। बरनी, बरनी हो गया, फिर अहेली हो गया, ये सारी की जो सारी नदियां है ना, ये पार्वती की सहायक नदियां है। छोटी छोटी धाराओं के रूप में आके मिलके पार्वती में मिलती है, और फिर पार्वती नदी जाके आगे कहाँ मिल जाती है? चंबल में। चंबल में कहाँ पे? पलिया,
सवाई माधोपुर में ये जाके मिलती है। और अगर हम चंबल की मुख्य नदी की बात करें तो एक नदी आती है जिसका नाम आता है परवन नदी। क्या नाम मिलता है? परवन नदी। ये जो परवन नदी है, अगर हम इसके परवन नदी के सहायक नदियों की चर्चा करें कि परवन की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो उसमें हमारे पास आती है, एक नदी आती है नीमाज, दार और चापी। क्या क्या है? नीमाज, दार और चापी। ये जो तीनों नदियां है ना, नीमाज, दार और चापी, ये तीनों किसकी सहायक है? ये सहायक है परवन की। परवन नदी आगे जाके किस में मिलती है? परवन आगे जाके मिलती है चंबल नदी में। और अगर हम देखें आगे, क्या देखें, और अगर हम आगे देखने का प्रयास करें तो चंबल की एक अगली एक और महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सहायक नदी आती है, वो आती है काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। अगर काली सिंध नदी के सहायक नदियों की चर्चा करें तो काली सिंध नदी के जो सहायक नदियां आती है वो आती है आहू, परवन, उजाड़ और चंद्रभागा। क्या क्या नाम है? आहू, आहू, परवन, उजाड़ और चंद्रभागा। क्या क्या नाम है? उजाड़ और चंद्रभागा। इसको मैं एक अच्छे से ट्रिक से याद करवाने का भी प्रयास करूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप क्या बोलेंगे? खाली पेशेंस बना के रखिए। क्या रखिए? पेशेंस बना के रखिए। चंबल की अगली नदी आती है आहू नदी। आहू नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करें, क्योंकि आहू की एक सहायक आती है जिसका नाम आता है पिपलाद नदी। पिपलाद नदी मुख्य रूप से झालावाड़ की प्रमुख नदी आती है और ये आहू में मिलती है, और आहू आगे जाके चंबल में मिल जाती है, काली सिंध में मिलती है। काली सिंध फिर इस तरीके से ये बहुत बड़ा एक जाल का निर्माण कर देती है। और अगर हम इसकी एक और सहायक नदी की देखें तो उसका नाम आता है कुन्नू नदी। क्या नाम मिलता है? कुन्नू नदी। ये प्रमुख रूप से मुख्य है जो किसकी सहायक है? ये सारी की सारी किसकी सहायक है? ये सारी की जो सारी नदियां हैं ना, वो सहायक है चंबल की। तो अगर हम देखें तो चलो मैं आपको एक एक करके याद करवाता हूँ। पहले सबसे पहले हम इसकी एक मैं डुप्लीकेट बना देता हूँ पहले तो। ये देखिए, चलिए, ये हमारे पास इसकी डुप्लीकेट बन गई है। हाँ, पहले हम किन तीनों को याद करेंगे चंबल के लिए? ये तीनों को तीनों याद करेंगे। ये जो आप तीनों नाम देख रहे हैं ना, ये तीनों को आप किस तरीके से याद करेंगे? चंबल इतनी बड़ी है, क्या है? चंबल इतनी बड़ी नदी है कि इसका नाम मनी इसका नाम गुंजाली, तो मनी को बोलती है कि मनी इज गुंजाली। क्या क्या याद करेंगे? हम याद करेंगे कि नाम इसका इतना बड़ा है कि इसके नाम से जो मनीष है ना, मनीष भी गूंज जाता है। मनीष इज गुंजाली, मनीष भी गूंज जाता है। एक तो यह याद होगी। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? फिर हम याद करेंगे, इन तीनों को याद करने का प्रयास करते हैं। किन किन को? मांगली, मेज और पुराल। इनको याद करें। कैसे याद करेंगे? इनको याद करने के लिए इनको याद करेंगे, देखो, पहले तो राल यानी जो बिस्तर होता है ना, राल यानी एक प्रकार से जो बिस्तर होता है उसको राल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राल। राल को पहले तो मांगा, फिर उसने नहीं दिया तो हमने बल लगाया, यानी जोर लगाया, चंबल से बल जोर लगाया। तो उसने क्या कहा? अरे भाई क्यों झगड़ा करते हो, वो तो कहाँ पे पड़ा है? मेज के ऊपर रखा हुआ है। तो इस तरीके से ये भी याद हो जाएगी। फिर और अगर हम देखें, ये तो एक प्रकार से ये तो एक त्रिवेणी संगम बनता है रामेश्वरम वाला। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। क्या करना है? ये तो याद रखना ही रखना है। और अगर हम देखें फिर क्या है? पार्वती पलिया, पौसे पार्वती, पौसे पलिया और सवाई माधोपुर। पार्वती की क्या करनी चाहिए? पार्वती की करिया करनी चाहिए। करियाहट से इसका प्रवेश हो जाता है। फिर परवाह नहीं करनी है। क्या क्या नहीं करनी है? हमारे पास अगर बल ज़्यादा है तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए।
क्या किस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए? अगर वो परवाह नहीं करेगी तो खड़े खड़े बेर खा रही है। फिर काला, काली सिंध से काला बींद, बींद यानी ब से वापस क्या हो जाएगा? बल, बल यानी चंबल। आहू, आहू यानी एक प्रकार से सासू का वो जो, वो क्या बोलते हैं उसको, लास्ट में प्रोनाउन सासू के जैसा आ रहा है ना, आहू यानी सासू, हाउ। इसी तरीके से हाउ आ गई तो ननद भी आ जाएगी। तो नंदपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है और आहू यानी साहू, मतलब जो हाउ होती है ना, उसमें घर का सारा पावर यानी घर का सारा बल किसमें होता है? आहू में हो जाता है। तो आहू भी किसकी सहायक हो जाएगी? वो हो जाएगी चंबल की। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो एक एक नदी के बारे में अगर हम पढ़ने का प्रयास करें तो जो सबसे पहली हमारे पास नदी आती है, तो हमारे पास जो अगली नदी आती है चंबल की सहायक नदी है बामणी नदी। उसके बारे में अगर हम पढ़े तो ये जो बामणी नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? बामण, बामण का अर्थ होता है एक प्रकार से, आपने जब अगर कभी जब छोटे थे तब वो रामायण वगैरह पढ़ी रहेगी तो एक वामन का रूप आता है, कृष्ण भगवान लेते हैं। किसका? वामन किसका रूप लेते हैं? जो हरि है ना, कृष्ण भगवान, वो किसका रूप लेते हैं? वामन का रूप धारण करते हैं। तो बामणी, बामणी से हरि याद रखना, हरि जो भगवान है वो बामण यानी वामन का रूप धारण करते हैं। तो इससे इसका उद्गम कहाँ से हो जाएगा? इससे इसका उद्गम अपने को याद रखने में आसानी हो जाएगी। इसका उद्गम होता है कहाँ से? हरिपुरा, हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से। हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से किसका उद्गम होता है? बामनी नदी का उद्गम होता है। फिर अगर हम देखें कि इसका समापन कहाँ होता है, अरे भाई हम लोग समापन पहले पढ़ के आए हैं। बामणी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? भैंसरोडगढ़। चंबल और बामणी नदी के संगम पर ही बसा हुआ है। तो जो बामणी नदी है ना, बामणी नदी का समापन कहाँ हो जाएगा? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ एक जगह पड़ती है जो कि भैंसरोडगढ़ में, ये कहाँ पड़ती है? ये चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है। और कौन सी नदी में जाके मिलेगी? चंबल नदी में इसका है वो समापन होता है। अगर जगह पूछे तो जगह क्या हो जाएगी? जगह हो जाएगी, क्या हो जाएगी यार? जगह भैंसरोडगढ़। अभी तो बताया यार, क्या ऐसे करते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम देखें तो इसका अन्य नाम कौन कौन से आते हैं? देखिए, ब्राह्मण, ब्राह्मण से एक प्रकार से ब्राह्मण मिलता जुलता शब्द है ना, क्या है? ब्राह्मण भी मिलता जुलता शब्द है। तो ब्राह्मणी से ब्राह्मणी भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसके अन्य नाम में आ जाएगा ब्राह्मणी नदी। जो ब्राह्मणी नदी है ना, वो भी इसका ही एक अन्य नाम है। फिर अगर हम आगे बढ़े, क्या करेंगे? आगे तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। तो बामणी नदी के किनारे एक दुर्ग है जिसका नाम आता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये किन दो नदियों के संगम पर है? ये है चंबल व बामणी नदी के संगम पर, नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह व्यापारियों द्वारा बनाया गया दुर्ग है। यह क्या है? यह व्यापारियों द्वारा बनाया गया है, बनाया गया दुर्ग है। ये क्या है? ये है व्यापारियों के द्वारा बनाया गया दुर्ग। बामणी नदी क्या है? प्रथम सहायक नदी है। प्रथम सहायक नदी किसकी है? ये राजस्थान में चंबल की प्रथम सहायक नदी है। ये क्या है? राजस्थान में चंबल की प्रथम सहायक नदी है। वैसे तो जो ब्राह्मण है ना, उसको सबसे पहला बोल तो वो, मतलब माना जाता है कि जो ब्राह्मण है ना, वो सबसे पहला जन्म उसी का माना जाता है। तो इसी तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो चंबल का भी पहली राजस्थान में सहायक नदी है, वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी बामणी नदी। इस तरीके से हमने इस स्लाइड में हमने दो चीज़ों के ऊपर चर्चा की है। एक हमने भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चंबल बामणी, राजस्थान का वेलोर, व्यापारियों द्वारा प्रथम सहायक, राजस्थान में मिलने वाली
सारी की सारी किससे संबंधित है? ये सारी की सारी सहायक है, संबंधित है बामणी नदी, जो कि चंबल की सहायक है। फिर अगर हम और इसके बारे में देखें तो बामणी नदी के किनारे अगर हम देखें कि कौन सा शहर बसा हुआ है, तो शहर आता है बेंगू। ये जो बेंगू शहर है, बेंगू जो कि पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, मेरे ख्याल से ये चित्तौड़ की एक जगह पड़ती है। कहाँ की जगह पड़ती है? बेंगू चित्तौड़ में पड़ता है। और इस बेंगू से अगर देखें, बेंगू किसान आंदोलन हुआ था, उसका वो जो उसका जो मतलब क्या बोलेंगे, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो इसमें एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम आता है राम नारायण चौधरी। तो राम नारायण चौधरी है, उन्होंने यहाँ का जो किसान आंदोलन है, यहाँ का बेंगू किसान आंदोलन हुआ था, उसका क्या किया था? उसका किया था नेतृत्व किया था। किसने किया था? राम नारायण चौधरी जी ने किसान आंदोलन जो कि बेंगू में हुआ था, वहाँ का नेतृत्व भी किया था। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जो इसका जो उद्गम है वो होता है किसका? पार्वती नदी का। फिर पार्वती नदी का समापन प से पार्वती, प से पलिया, सवाई माधोपुर। कुछ याद आ रहा है क्या? याद तो आई गई, पीछे हम इतना डिटेल में जो पढ़ के आए हैं। तो पार्वती नदी का जो समापन है वो कहाँ पे होता है? पलिया, सवाई माधोपुर, पलिया सवाई माधोपुर में। कौन सी नदी में? चंबल नदी में है वो जो इसका समापन होता है, चंबल नदी में समापन होता है। फिर अगर हम बात करें कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, तो हमें क्या करनी चाहिए? पार्वती जी की करिया करनी चाहिए, पार्वती जी की करिया रखनी चाहिए कि हमें सद्बुद्धि दे वगैरह वगैरह। तो राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से हो जाएगा? पार्वती नदी का करियाहट गांव आता है, करियाहट गांव, जो कि 12 जिले में है। 12 जिले से इसका है जो राजस्थान में प्रवेश होता है। तो हमने क्या क्या याद किया है? हमने याद किया है पार्वती नदी, पार्वती सी, यानी सी से सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से इसका जो है एंट्री होती है, फिर मतलब उद्गम होता है। फिर समापन प से पार्वती, प से पलिया, सवाई माधोपुर, चंबल नदी में पार्वती जी की करिया रखनी चाहिए, करियाहट गांव 12। तो आशा करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास पार्वती जो नदी है वो 2 बार सीमा बनाती है। किसकी? राजस्थान व मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है? राजस्थान व एमपी की 2 बार सीमा बनाती है। कितनी बार बनाती है? 2 बार सीमा बनाती है। सीमा यानी बाउंड्री, क्या बनाती है वो 2 बार बाउंड्री बनाती है। कौन सी नदी बनाएगी? पार्वती नदी। और ये पार्वती किसकी सहायक है? पार्वती सहायक है चंबल नदी की। हो सकता है वापस आप लोग भूल जाओ, लेकिन मैं याद दिलाते रहूँगा। अगर हम पार्वती नदी की सहायक नदियों की बात करें तो वैसे तो हम लोग चर्चा करके आए हैं, ऐसे बहुत सारे अटपटे नाम मिलेंगे। जैसे पार्वती जी ने मतलब पार्वती जी जो रेत में रहती है, तो पार्वती जी रे से रेतीली इसकी सहायक हो जाएगी। पार्वती जी हमेशा अंधेरे में रहती है, तो अंधेरी हो गई। वो हमेशा बैठी रहती है अकेली, क्योंकि जो शिव जी है वो अपने क्या बोलते हैं उसको, समाधि मुद्रा में बैठे हैं। तो फिर बैथली, विलास, बैठे बैठे क्या कर रही है? विलास कर रही है, विलाप कर रही है। बैठे बैठे खाली बैठी है, तो उसने क्या मंगवा ली? पार्वती जी ने लस्सी मंगवा ली। फिर शिव जी गुस्सा हो गए कि आपने अकेले कैसे मंगवा ली। तो वो बोली क्या करूं, मैं बहुत बोर हो रही थी, डुबराल हो रही थी, बोर हो रही थी, मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी, अकेली लग रही थी, अकेलापन महसूस हो रहा था। तो ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी? ये सारी की सारी पार्वती की सहायक नदियाँ हो जाएगी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो चंबल की अगली सहायक नदी आती है
वो आती है कौन सी? अरे भाई मेज नदी। मेज। मेज। अरे भाई आपने मेज बनवा लिया। मैंने क्या कहा? मेज बनवा लिया। बनवा लिया, लिया से शब्द बन रहा है। क्या शब्द बन रहा है? लिया से शब्द बन रहा है। अरे भाई बिजोलिया। क्या बन रहा है? बिजोलिया। तो आप इसको याद ध्यान में रखेंगे। तो इसका उद्गम कहाँ से हो जाएगा? इसका उद्गम हो जाएगा बिजोलिया बिलवाड़ा से। इसका उद्गम होता है किस, कौन सी नदी का? मेज नदी का। बिजोलिया भीलवाड़ा से इस नदी का उद्गम है जो होता है। फिर अगर हम बात करें कि इसका समापन कहाँ पे होता है, तो इसका समापन कहाँ हो जाएगा? वही चंबल नदी में इसका समापन हो जाएगा। कहाँ पे समापन हो जाएगा? मेज नदी है जो डायरेक्ट जाके चंबल में मिल जाती है। मेज नदी का प्रारंभिक नाम अगर हम देखें तो मेज नदी का प्रारंभिक नाम मिलता है कुराल। क्या नाम मिलता है? इसका प्रारंभिक नाम मिलता है कुराल नदी। कुराल नदी। फिर ये कुराल नदी जो मांगली नदी में मिलती है, मांगली नदी और ये दोनों मिलके आगे जाके मेज नदी के नाम से आगे बढ़ती है। उसके बाद ये इसके ऊपर गुड़ा बांध भी है भीलवाड़ा में, और करेंगे चर्चा। बने रहिए तब तक। मेज नदी के बारे में अगर हम देखें तो मेज की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो मेज की सहायक नदियाँ अभी हमने बात की। एक तो मेज को किस नाम से पहले जाना जाता है? मेज नदी को कुराल नदी के नाम से जाना जाता है। कुराल, और एक मांगली नदी आती है। क्या आती है? कुराल और मांगली नदी, ये दोनों जो मिलके आगे जाके किसका निर्माण करती है? ये दोनों आगे जाके निर्माण करती है, मेज नदी का निर्माण करती है। अगर हम देखें तो ये जो मांगली नदी है ना, किसकी सहायक है? मांगली नदी सहायक है मेज नदी की। और इस मांगली नदी के ऊपर एक बांध, एक क्या बोलेंगे, जलप्रपात है जिसका नाम मिलता है भीमलत जलप्रपात। क्या नाम मिलता है? भीमलत, जो कि जलप्रपात है। ये स्थित है बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ पे? बूंदी में स्थित है। तो ये बात भी आप एक एक्स्ट्रा चीज़ है तो याद रखेंगे, भीमलत जलप्रपात मांगली नदी जो कि मेज नदी की सहायक है, और ये जो मेज है वो चंबल की सहायक है। अगर हम आगे चर्चा करें मेज नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, तो बांध के बारे में अभी हम चर्चा करके आए हैं। क्या चर्चा की थी? हमने चर्चा की थी कि इसके ऊपर एक बूढ़ा बांध बना हुआ है। क्या नाम मिलता है? बूढ़ा बांध, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। और नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी मेज नदी के ऊपर ये बांध बनाया हुआ है। तो गुड़ा बांध, भीलवाड़ा, मेज नदी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ नोट्स बढ़ाते हुए चलिए भाई, मज़ा आएगा। मज़ा आ जाएगा। और अगर पसंद आ रही है तो क्लास को क्या करना है? लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगली जो चंबल की सहायक नदी आती है उसका नाम आता है परवन नदी। क्या नाम मिलता है? परवन नदी। परवन का उद्गम कहाँ से हो जाएगा? परवन का उद्गम हो जाएगा मालवा का पठार। परवन, वन, वन से मालवा का पठार से इसका उद्गम होता है। मालवा पठार, ये जो मालवा पठार है ये एमपी में पड़ता है। मालवा पठार से इसका उद्गम होता है। फिर ये परवन नदी का समापन कहाँ पे हो जाएगा? परवन नदी का समापन हो जाएगा रामगढ़ कोटा। रामगढ़ जगह पड़ती है, रामगढ़ कोटा। रामगढ़ कोटा में कौन सी नदी में इसका समापन हो जाएगा? इसका समापन हो जाएगा काली सिंध नदी में। चलिए मैं आपको पीछे का एक डायग्राम लेके आता हूँ। अरे भाई चलना भाई यार, ये देखिए, इसको कॉपी कर लेते। कॉपी नहीं, हाँ लगाना है हमें। हाँ, यहाँ लगा देते।
गोवा नहीं आया। हाँ जी, देखिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं परवन नदी। परवन नदी कहाँ पे, ये देखिए ये हमारी परवन नदी है। ये किस में जाके मिलती है, ये देखिए सबसे हमारी जो मेन धारा है वो इस तरीके से है, और इसके अंदर एक तो ये परवन नदी आके मिलती है, और ये कि आहो, तो ये कहाँ पे मिल रही है, ये यहाँ पे। तो ये प्लेस कौन सा है, ये प्लेस है रामगढ़ कोटा में। ये प्लेस पड़ता है रामगढ़, जो कि जगह पड़ती है कोटा में। यहाँ पे ये काली सिंध नदी में मिलती है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि परवन नदी कहाँ पे मिलती है, परवन नदी रामगढ़ कोटा में काली सिंध नदी में इसका जो समापन है होता है। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो परवाह नहीं कर रही है, कोई परवाह नहीं कर रही है। तो परवाह नहीं कर रही है मतलब खड़ी होके क्या कर रही है, खड़ी बियर खा रही है। खड़ी खड़ी क्या कर रही है, कोई परवाह नहीं कर रही है, और अलग से खड़ी खड़ी बियर खा रही है, या खड़ी खड़ी, खड़ी बोर भी बोल सकते हैं। खड़ी बोर जो जगह पड़ती है झालावाड़ से राजस्थान में इसका जो है प्रवेश होता है, वो तो किसी चीज की परवाह नहीं कर रही है, और खड़ी खड़ी क्या कर रही है, बोर खा रही है। खड़ी बोर झालावाड़ से राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो होता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर हम परवन नदी के बारे में और अगर चर्चा करें तो परवन नदी के किनारे एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम आता है, परवन नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है। शेर है वो किसी की परवाह नहीं करते। तो जो शेरगढ़ दुर्ग है वो इसी नदी के किनारे बना हुआ है। इसी को, शेरगढ़ को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है कोषवर्धन दुर्ग। क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है कोषवर्धन दुर्ग कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें कि अभ्यारण्य, अभ्यारण्य वही यहाँ पे परवाह नहीं कर रही, कौन परवाह नहीं करते, शेरगढ़ अभ्यारण्य। जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो भी परवन नदी के किनारे स्थित है। एक मनोहर थाना दुर्ग आता है, ये भी परवन नदी के किनारे, लेकिन ये दो धाराओं के बीच एक प्रकार से जल दुर्ग आता है। यह परवन नदी और एक और नदी आती है जिसका नाम आता है काली खो नदी। क्या नाम मिलता है, काली खो नदी। इन दोनों का जब जहाँ पे संगम होता है वहाँ पे एक दुर्ग बना हुआ है, के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम मिलता है मनोहर थाना दुर्ग। और ये जो मनोहर थाना दुर्ग है ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है झालावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, झालावाड़ जिले में स्थित है। और अगर हम इसके बारे में और अगर हम देखें, परवन नदी की सहायक, परवन देखो कोई भी औजार है उसकी क्या की हमने धार लगा दी है, नहीं धार चापी, तो किसी की परवाह नहीं की। आपने अगर धार चाप ली है, आपने धार चापी, तो क्या करना है, तो परवाह किसी की नहीं करनी है। तो सामने कोई भी आए किसी की परवाह नहीं करनी है। तो इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या हो जाएगी, इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी, आप देखो सबसे पहले आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा इसकी सहायक नदियाँ। देखो आप से कोई नहीं है, आपने धार से एक इसकी सहायक नदी हो जाएगी धार। चापी इसकी भी सहायक नदी हो जाएगी। आपने धार चापी नी से हो जाएगा निमाज। क्या हो जाएगा, निमाज। आपने धार चापी नी तो परवाह से परवन हो जाएगा। आपने धार चापी नी तो किसी की परवाह नहीं करनी। तो ये तीनों की तीनों किसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी, ये तीनों की तीनों सहायक नदियाँ हो जाएगी, परवन नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। इस तरीके से हमारी जो परवन नदी है उसका भी दी एंड हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो जो अगली हमारी जो सहायक नदी आती है उसका नाम आता है हमारे पास काली सिंध नदी। कौन सी नदी, काली सिंध नदी आती है। काली सिंध के बारे में अगर हम देखें तो सबसे काला कब हुआ था, बहुत बुरा कांड कब हुआ था, काला यानी बुरा,
बुरा यानी जलियांवाला बाग हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग। बाग से याद क्या रखेंगे? काला। काला यानी एक प्रकार से ये बुरा का प्रतीक है। तो बुरा कब हुआ था? बुरा हुआ था जलियांवाला बाग, बहुत बुरा हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। बाग से क्या याद रखना है? बाग से याद रखना है बागली की पहाड़ियाँ। तो जो काली सिंध नदी का उद्गम है वो कहाँ से हो जाएगा? वो हो जाएगा, जो काली सिंध नदी है इसका जो उद्गम हो जाएगा बागली की पहाड़ियाँ। कहाँ से हो जाएगा? इसका उद्गम हो जाएगा बागली की पहाड़ियाँ। जो बागली की पहाड़ियाँ पड़ती है ये कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है मध्य प्रदेश में, एमपी से है वो जो काली सिंध नदी का उद्गम होता है। फिर अगर हम समापन देखें, काला 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 बाग। बाग यानी एक प्रकार से जो फल फूल है वो कहाँ पे उगाएंगे? वो अपने एक जहाँ पे, जिसको हम नौरा भी बोल सकते हैं। नौरा मतलब समझते हो? नौने नौरा। तो ये देखो, ये नौर और रा, नौरे में हमने क्या किए? बाग बगीचे उगाए। तो बाग है ना, वो एक प्रकार से उसका एक अलग स्थान है जहाँ पे हमारा निवास नहीं होता है। तो नौनेरा कोटा में जो है, नौरा, नौरा यानी नौरा में बाग उगाया। तो नौनेरा कोटा से, कोटा में इसका समापन होता है कौन सी नदी में? चंबल नदी में। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हाँ जी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये काली सिंध नदी का समापन है वो नौनेरा कोटा में चंबल नदी में होता है। फिर अगर हम देखें तो राजस्थान में प्रवेश, काला काला बींद। क्या है? काला काला बींद। इतना जलियांवाला बाग बुरा हुआ था, अगर कोई नया बींद भी शादी करने को आए तो उसके बारे में भी बहुत बुरी बुरी बातें बोल देते हैं। तो इस कहाँ से प्रवेश करेगी? ये प्रवेश करेगी बिंदा। बिंदा जगह पड़ती है झालावाड़ में। कहाँ पे जगह पड़ती है? झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। कैसे मजा आ रहा है ना क्लास को देख के? चंबल नदी याद हो रही है कि नहीं हो रही? अब भाई होगी ना, नहीं कैसे होगी? किसके साथ बैठे हो? काली सिंध नदी की अगर हम सहायक नदियों को याद करें तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि आप, क्या याद रखना है? आप काले चंद्रमा को, आप काले चंद्रमा को क्या करोगे? उजाड़ दोगे भाई। खूबसूरत है तो उसको तो कोई नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर वो बुरा है तो उसको क्या करोगे? उजाड़ दोगे भाई आप तो। तो इससे क्या क्या सहायक नदियाँ बन रही है? देखो, आ, सबसे पहले आ से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा आहू नदी। आहू नदी काली सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदी है। फिर प से क्या है? परवन। परवन काली सिंध में कहाँ पे मिलती है? वापस रिपीट करो जल्दी जल्दी। परवन नदी काली सिंध नदी में रामगढ़ कोटा में जाके मिलती है। याद आ रहा है ना कुछ कुछ? फिर काला, काले से क्या है? काले से याद रखना है अपने को, काली सिंध नदी के बारे में पढ़ रहे। चंद्रमा से चंद्रभागा नदी। कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी। ये भी काली सिंध की सहायक नदी है। उजाड़ नदी एक नाम मिलता है, उजाड़ नदी। ये उजाड़ नदी है, ये भी काली सिंध की ही सहायक नदियाँ है। तो इस तरीके से हम लोग काली सिंध की प्रमुख प्रमुख सहायक नदियाँ याद रख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध तो नहीं बोलेंगे गागरोन के बारे में, क्योंकि ये दो नदियों के संगम पर है। कौन कौन सी? एक तो इसकी सहायक आहू, आहू और काली सिंध, इन दोनों के जो संगम है, आहू व काली सिंध नदी के संगम पर, काली सिंध नदी के संगम पर बना दुर्ग है। क्या है? काली सिंध व आहू के संगम पर बना दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग। और ये गागरोन दुर्ग कहाँ कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है झालावाड़ में। कहाँ पे? झालावाड़ में बना हुआ है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। काली सिंध नदी लगभग लगभग कंप्लीट होने को आई है।
ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? काली सिंध जो नदी है ये सबसे बड़ी सहायक है। किसकी ये सहायक है? चंबल नदी की। चंबल नदी की, चंबल नदी की दक्षिण से मिलने वाली, दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। आशा करता हूँ ये भी आप बिंदु समझ गए होंगे, नहीं तो मैं वापस एक बार मैप लगाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, दक्षिण से मिलने वाली का क्या अर्थ हुआ कि ये नदी, इसका उद्गम कहाँ से हो जाएगा? इसका उद्गम है वो हो जाएगा दक्षिण से, इसका उद्गम होगा। तो ये देखिए, ये इतना बड़ा नदी तंत्र का निर्माण कर रही है। अकेली काली सिंध नदी इतना सारा का सारा गठजोड़ लेके चल रही है। तो ये दक्षिण से भी मिल रही है। अगर हम दिशा देखें तो ये देखिए, ये दिशा इसकी ये उत्तर हो जाएगी, ये पश्चिम हो, पूर्व हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी और ये दक्षिण। तो ये दक्षिण से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? चंबल नदी की। तो ये बिंदु आप समझ गए होंगे हमने किस हिसाब से ये बिंदु लिखा है। हाँ जी दोस्तों, तो आगे अगर हम देखें, अगली जो हमारी जो चंबल की सहायक नदी आती है उसका नाम आता है आहू नदी। क्या नाम आता है? नाम आता है आहू नदी। चंबल की जो सहायक नदी अगली आती है उसका नाम आता है आहू नदी। आहू नदी के बारे में अगर हम इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें, आहू, आहू यानी एक प्रकार से क्या प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है? हाउ, हाउ का आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाउ यानी एक प्रकार से क्या हो गई? ये हो गई सांस। तो सांस है तो ससुर भी आए जाएंगे। क्या आएंगे? ससुर। ससुर से क्या ना, क्या याद रखना है? सुसनेर नामक एक क्षेत्र है, वहां से इसका उद्गम होता है। तो आहू नदी का उद्गम कहाँ से हो जाएगा? आहू नदी का उद्गम हो जाएगा सुसनेर क्षेत्र। सुसनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश से जो इसका जो है वो उद्गम होता है। फिर इसका अगर हम समापन देखें तो इसका समापन होता है जो गागरोन दुर्ग बना हुआ है ना, गागरोन दुर्ग के पास, गागरोन दुर्ग के पास कौन सी नदी में इसका समापन हो जाएगा? देखो अभी पड़ गया है, ये देखो, ये स्लाइड वापस देखो। गागरोन दुर्ग सिंधु नदियों के संगम पर, काली सिंध व आहू के संगम पर। तो हम लोग आहू नदी पढ़ रहे हैं और गागरोन दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका समापन कहाँ पे हो जाएगा? गागरोन दुर्ग के पास काली सिंध नदी में। अरे भाई, इतना तो अभी आपको हमारे साथ पढ़ते पढ़ते ध्यान रह ही गया होगा। गागरोन दुर्ग के पास काली सिंध नदी में इसका है जो समापन हो जाता है। फिर आहू नदी में अगर हम देखें, आहू आ गई है भाई, सांस आ गई है, तो जो क्या बोलेंगे, ननद होती है ना, वो भी आ ही जाएगी। तो इसका राजस्थान में प्रवेश हो जाएगा नंदपुर झालावाड़ से। कहाँ से प्रवेश हो जाएगा? नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में है जो आहू नदी का प्रवेश हो जाएगा। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों के बारे में आपको केवल एक ही याद रखना है। वो बोलती है मैं आपकी सास हूँ, तो अरे भाई आप सास हो, बस मैं आपकी सास हूँ। क्या है? हाँ भाई, आप ही हो मेरी सास। क्या क्या बोलेंगे? आप ही हो। तो आपसे एक तो इसकी सहायक आहू खुद है ये, और प से पिपलाद नदी। कौन सी है? पिपलाद नदी। आप ही हो, मतलब क्या याद रखना है? आप ही हो यानी पिपलाद नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।